गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, ये सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। ये सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, ये सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और तू शहर लूट कर भी मुहज़्ज़ब बनी रही, और हम बेकसूर थे तो हवालात में रहे। तो दोस्त, आज हम लोग इसके पिछले लेक्चर में दोस्त हम लोगों ने ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं, तथा किस प्रकार मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये फर्दर एम्ब्रियो, फेटस और एक न्यू स्प्रिंग में डेवलप होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना था। तो दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड बर्थ कंट्रोल पे। तो दोस्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केवल ऑफ स्प्रिंग को पैदा करना एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको हम कैसे अच्छे एजुकेशन दे सकें, अच्छा न्यूट्रिशन दे सकें, अच्छी परवरिश कर सकें, अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो दोस्त, हमें बर्थ रिप्रोडक्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं बर्थ कंट्रोल पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल देश में पॉपुलेशन की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। हमारे देश में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, जिनको प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पाता है, जिनको रोटी और घर नहीं मिल पाता है। तो दोस्त, हमें रिप्रोडक्शन के साथ साथ बर्थ कंट्रोल का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितने बच्चे पैदा हों उसे हम सही एजुकेशन दे सकें, सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें, अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, और प्रॉपर मेडिकल केयर भी दे सकें, उसको सारी खुशियाँ दे सकें। तो इसलिए हमें बर्थ कंट्रोल का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? तो जैसा कि दोस्त लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल। रिप्रोडक्शन से ये सारे एस्पेक्ट किए जा सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हमेशा वेलबींग कंडीशन में होना चाहिए, जैसे फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल और बिहेवियरल होना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंश्योर ए रिस्पॉन्सिबल, सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये इंश्योर करता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव लाइफ सेटिस्फाइंग होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। सम ऑफ द एस्पेक्ट्स रिक्वायर्स टू बी स्टडीज अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर।
कुछ एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित, जिन्हें हम नीचे पढ़ेंगे इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो दोस्त, ये सारे एस्पेक्ट हैं ये एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ये सारे ज़रूरी हैं। तो दोस्त, ये है जैसे इल इफ़ेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो हमें ओवर पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है। ठीक है। नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नॉलेज होना चाहिए। और रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ें जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन को स्प्रेड करता है, तो उसे भी हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए कि, और उसका जानकारी रखना चाहिए कि इसे हम कैसे इससे प्रिवेंशन कर सकें अपने आप को। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्स एजुकेशन, यानी रिप्रोडक्शन के बारे में हमें सेक्स एजुकेशन का पूरा ख्याल रखना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, सावधानियां रखनी चाहिए। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, बर्थ कंट्रोल के लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, और प्रेगनेंसी के दौरान मदर और बच्चे का कैसे केयर करें, तो उसे भी नॉलेज होना चाहिए। और प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, और ये जो सेक्स रिलेटेड जितने क्राइम होते हैं, जितने सेक्स एब्यूज़ होते हैं, तो उसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं, तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है ना। और ये सेक्स क्राइम ना हो तो इसे हमें कोशिश करना चाहिए। ठीक है ना। अब दोस्त, पॉपुलेशन कंट्रोल। The population of our country is increasing day by day. As a result, very soon there will be a scarcity of food, clothing, good housing, proper medical care and education. तो आज देश में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो उससे ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं और आगे भी इसका विकराल रूप देखा जा सकता है। जैसे स्कार्सिटी ऑफ फूड, यानी फूड की कमी होगी, क्लोथिंग हो सकती है कमी, गुड हाउसिंग नहीं मिलेगा, लोगों को अच्छा घर नहीं मिलेगा, प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उतने ही बच्चा पैदा करें जिसे हम अच्छी परवरिश दे सकें, अच्छा फूड दे सकें। ठीक है, अच्छा एजुकेशन दे सकें, अच्छा मेडिकल केयर दे सकें। देयरफॉर इट इज़ नीड इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन that every people should get plan its family in such a way so that every people could get proper food, education, medical care and get well environment. तो इसलिए सरकार का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इंटरेस्ट है, और ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उतने ही बच्चे का प्लान करना चाहिए जिसे हम अच्छा से देखभाल कर सकें। ठीक है ना। और वो ज़रूरत की सारी चीज़ें हम दे सकें उसको, ताकि उसे ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। इस सारी समस्याएं उसके सामने ना प्रॉब्लम हो पैदा हो। तो दोस्त, जैसे लिखा हुआ है कि कंट्रासेप्शन यानी प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कंट्रासेप्शन मीन्स होता है कि प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए। ठीक है। तो दोस्त, प्रेगनेंसी को रोकना है तो बस हमें ये ध्यान में रखना है कि चाहे कोई भी मेथड हो, उसके स्पर्म से उसके ई का फ्यूज़न ना हो, फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब उसके लिए चाहे हम फिजिकल मेथड यूज़ करें, डिवाइस यूज़ करें, बैरियर मेथड यूज़ करें, या कोई केमिकल का सहारा लें, कोई दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाए, और चाहे तो इसका एवोल्यूशन में हम उसमें प्रिवेंशन पैदा करें। ठीक है ना, ताकि ईग समय से न निकल पाए। तो ये सारे मेडिकल
और ये बैरियर मेथड सारे यूज किए जाते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, तो ये बर्थ कंट्रोल करने में ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपके नीचे दिए जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे पहला है बैरियर मेथड। तो देखिए, ये बैरियर मेथड, दीज आर फिजिकल डिवाइसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कपुलेशन। यानी बैरियर मेथड में क्या होता है कि कुछ फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यानी वेजाइना में जाने से रोकते हैं, ठीक है ना। तो दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड करता है, उसको भी ये बैरियर मेथड से ये रोकने का काफ़ी प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हम अगर बात करें दोस्त, बैरियर मेथड में सबसे पहले आता है कंडोम्स एंड निरोध। इट इज़ थिन रबर ट्यूब वर्न ओवर द पेनिस बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। The ejected sperms gets collected in this tube and is not discharged into the vagina। यानी ये कंडोम क्या होता है कि ये जैसे हमारा एक पेनिस है, तो ये पेनिस है, तो इसके ऊपर एक रबर टाइप का, थिन रबर टाइप का एक ट्यूब होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर ये पहना जाता है, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय इसको अप्लाई किया जाता है, और इसमें इजोकुलेशन के समय जो स्पर्म बाहर निकलते हैं, ये सारे वेजाइना में इंटर नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारे इसी ट्यूब में कलेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह से वो वेजाइना में इंटर नहीं करते हैं, जिसके द्वारा ये आगे जाकर ये फर्दर ये ईग से फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो वही ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे फेमिडम। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन्स में यूज होता है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करेंगे फेमिडम क्या है। तो जैसे ये मेल जैसे यूज़ करता है ये कंडोम, उसी तरह से ये फीमेल कि वेजाइना में भी ये फेमिडम यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट ए कॉमन कंट्रासेप्टिव मेथड। ए फेमिडम इज ए थिन रबर ट्यूब विच फिट्स इनसाइड द वेजाइना। तो जैसे कंडोम का ये यूज हो रहा है पेनिस के ऊपर, तो इन द सेम वे ये फेमिडम भी ये फीमेल के द्वारा अपने वेजाइना में सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले ये यूज़ किया जाता है, और इस तरह से वो स्पर्म को ये अंदर जाने से रोकता है, ठीक है ना। और जब ये स्पर्म ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर ये ईग से फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन का काम नहीं होगा, जिससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट ए कॉमन कंट्रासेप्टिव मेथड। ए फेमिडम इज ए थिन रबर ट्यूब विच फिट्स इनसाइड द वेजाइना। इट इज़ यूज जस्ट बिफोर स्टार्टिंग क्वाइटल एक्टिविटीज़। ये जस्ट क्वाइटल एक्टिविटीज़ के पहले ये लगाया जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा है दोस्त डायफ्राम। तो डायफ्राम भी इसी तरह है, फेमिडम की तरह ही होता है। अब बस इसका डिफरेंस क्या है कि इसमें यहाँ पे यूज़ किया जाता है सर्विक्स पे। तो वही लिखा हुआ है कि देखिए, इट इज़ ए फ्लेक्सिबल रबर प्लास्टिक कवर दैट इज़ फिटेड ओवर द सर्विक्स इन द फीमेल्स वेजाइना। यानी ये फीमेल्स वेजाइना का ये जो सर्विस है, तो ये इसमें फिट कर दिया जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से फिट किया जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, ठीक है ना। इट इज़ प्रोहिबिट एंट्री ऑफ स्पर्म। इस तरह से वो स्पर्म को ऊपर जाने से रोकता है, और ये ईग से फर्टिलाइज होने से रोकता है, और नहीं इसका फर्टिलाइजेशन ईग से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्त केमिकल मेथड। तो ये केमिकल कुछ मेथड है जो केमिकल दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, जैसे फोम, टेबलेट्स, जेलीज, पेस्ट्स, क्रीम्स, स्पर्मिसाइड्स आर सम कॉमन केमिकल्स यूज्ड बाय द फीमेल्स।
तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये कुछ दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं फीमेल के द्वारा, जैसे फोम टैबलेट्स हो गया, जेलीस हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम्स, स्पर्मिसाइड्स। तो ये सारे क्या होते हैं? स्पर्मिसाइड्स होते हैं, यानी किल द स्पर्म, ठीक है ना, किल द स्पर्म्स। तो ये क्या करते हैं कि ये स्पर्म को किल कर देते हैं, ठीक है ना। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय वेजाइना में ये कुछ यूज़ किया जाता है जो स्पर्म को किल कर देता है और ये फर्दर आगे मूव करने से ये रुक जाते हैं, ठीक है ना। आर सम कॉमन केमिकल यूज्ड बाय फीमेल्स, दीज आर प्लेस्ड इन वेजाइना, वेजाइना में यूज़ किया जाता है। दीज केमिकल्स एडेयर टू म्यूकस मेम्ब्रेन एंड किल द स्पर्म। तो ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स ये म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं, ठीक है ना, और वहाँ स्पर्म जो भी उससे पास करेगा उसको किल कर देंगे, तो जिससे स्पर्म वो फिलिपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना। अब इसमें आता है दोस्त ओरल पिल्स। तो देखिए ये ओरल पिल्स है, कुछ दवाइयाँ को ओरल पिल्स के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी उसको खाया जाता है। तो ऑल्सो यूज टू इनहिबिट ओवुलेशन। तो इनका काम है कि ओवुलेशन को कम करना। तो ईग प्रिपेयर होके बाहर ही नहीं निकलेगा फिलिपियन ट्यूब में, तो जिससे स्पर्म का फ्यूजन ही नहीं होगा ईग के साथ, ठीक है ना। दीज आर मेनली हार्मोनल प्रिपरेशन एंड कंटेंस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे केमिकल से क्या है कि ये दो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक जो ये दो हार्मोन्स हैं, तो इनमें ये प्रिपरेशन होता है। दे आर कॉल्ड ओरल कॉन्सेप्टिव्स, और इस तरह से इनको हम ओरल कंट्रासेप्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने दो पिल्स का बात किया, एक ओरल पिल्स और एक वेजाइनल पिल्स। तो हमने देखा कि ओरल पिल्स हम दवा जो खाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये ईग फॉर्मेशन में प्रोहिबिशन होता है, प्रिवेंशन होता है, ठीक है ना, उसको रोकता है ईग फॉर्मेशन होने से। जबकि वेजाइनल पिल्स में क्या होता है कि ये दवाइयाँ इंटरकोर्स के पहले ये वेजाइना में अप्लाई की जाती हैं, और इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं, और फिर वो फर्दर आगे मूव नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन हाँ इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, इसे भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो किसी लेडीज़ में ये बाद में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और बाद में फर्दर प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है, और कभी पेट में पेन भी होने लगता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर के सलाह से ही इसका यूज करें, ठीक है। अब दोस्त आता है दूसरा डिवाइस, एक आता है इंट्रा यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये कुछ डिवाइसेस और कुछ ये बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे यूट्रस में फिट किए जाते हैं, और ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर और स्किल्ड नर्सेस के द्वारा ही फिट किया जाता है। क्योंकि अगर इनके अगर अच्छे फिटनेस में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर इसमें काफ़ी इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखें कि हमेशा स्किल्ड डॉक्टर और नर्सेस के द्वारा ही इसे अपने यूट्रस में इंसर्ट करवाएं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, देखिए एक बार देख लेते हैं इसको भी। ये कॉपर्टी इज कंट्रासेप्टिव डिवाइस made of copper, plastics and stainless steel is inserted into uterus by a practicing doctors, ठीक है, और skilled nurses। तो ये कॉपर्टी है जो आपके सामने यहाँ पे ये दिखाया गया है, यहाँ पे ये तो ये टी शेप का होता है। ये क्या करता है, फिलिपियन ट्यूब को पूरा ब्लॉक कर देता है। देख ही रहे हैं आप अपने सामने, ये पूरा इसको ब्लॉक कर देता है, और ये कॉपर्टी। तो इस तरह से ये स्पर्म ये आगे की तरफ भी मूव नहीं कर पाता है, या ईग भी नीचे की तरह आकर के यहाँ इम्प्लांट नहीं हो पाता है यूट्रस में। तो उसी को, और ये कॉपर्टी किससे बना है, तो कॉपर, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये यूट्रस में फिट किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन इन यूट्रस। तो इस तरह से ये यूट्रस में जो यहाँ इम्प्लांट हो रहा है
उसको रोकता है, ठीक है ना, तो इम्प्लांटेशन को रोकता है। ओके, सिमिलरली अदर का, और इसी तरह से दोस्त अदर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी हैं जो ये यूट्रस में फिट किए जाते हैं, जैसे लूप है, स्पाइरल रिंग है, बो एंड सील्ड है। दिस कैन बी प्लेस्ड फॉर लॉन्ग पीरियड अप टू 5 ईयर्स। तो ये 5 ईयर्स तक का पीरियड के लिए ये फिट कर दिया जाता है, और फिर जब प्रेगनेंसी की ज़रूरत होती है तो इसे निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि ये स्किल डॉक्टर और स्पेशलिस्ट नर्सेस के द्वारा ही ये इंसर्ट करवाया जाए, ठीक है, नहीं तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आ सकता है बाद में, ठीक है। अब दोस्त कंट्रासेप्टिव मेथड में एक नेचुरल मेथड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी इसमें क्या है तो देखिए, अभी बात करेंगे। दीज मेथड इंक्लूड्स अबस्टिनेंस यानी एवॉइड कॉपुलेशन, रिदम मेथड एवॉइड कॉपुलेशन अराउंड द टाइम ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें कुछ ऐसा प्रिवेंशन किया जाता है कि ये जो प्रेगनेंसी रहने का ये जो पीरियड है, अब देखिए जैसे यहाँ से अगर हम बात करें दोस्त, ये हमारा ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड है और यहाँ से ये ड्राई डे है, ठीक है ना। तो चूँकि हर एक लेडीज़ में ये 14 में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है ना, यानी ओवरी से इग निकलेगा और फिलिपियन ट्यूब में पहुँचेगा, तो ये 14 डे होता है मैक्सिमम लेडीज़ में। लेकिन दोस्त ये कुछ 1-2 दिन इधर उधर मान सकते हैं, किसी किसी में वेरिएशन करता है। तो ये ओव्यूलेशन का पीरियड हम यहाँ से यहाँ तक का रखते हैं, ठीक है ना। तो इसी में ये फिलिपियन ट्यूब में ओवरी से इग निकलेगा और फिलिपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो इसी पीरियड में ज़्यादा चांसेज रहते हैं कि ये प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है। स्पर्म जाके मिलेगा तो वहाँ पे फर्टिलाइज हो सकता है और प्रेगनेंसी रह सकता है, ठीक है ना। तो अगर इस पीरियड को बचा लिया जाए, इसी को बोलते हैं नेचुरल मेथड। तो इस पीरियड में ये क्वाइटल एक्टिविटीज, सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह ये सब नहीं किया जाता है, ठीक है ना, इस पीरियड्स में। तो फिर ओव्यूलेशन का खतरा से ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से आप बिल्कुल सेफ हैं, यहाँ से कोई भी अगर एक्टिविटी होगा तो इग से स्पर्म का फ्यूज़न होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नेचुरल मेथड यूज़ किया जाता है। दिस मेथड असिस्टेंस अवॉइड कॉपुलेशन, तो ये कॉपुलेशन इस पीरियड में। तो दोस्त नेचुरल मेथड में हमने यही देखा कि ये जो ओव्यूलेशन का पीरियड है, इसमें अगर क्वाइटल एक्टिविटी को रोका जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। उसी को ये लिख रहा है, अवॉइड कॉपुलेशन अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड क्वाइटस इन टेरुप्टस, यानी विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजोकुलेशन, या तो इजोकुलेशन के पहले पेनिस को बाहर निकाल लिया जाए ताकि स्पर्म वेजाइना में इंटर ही ना कर पाए, ठीक है ना यहाँ। तो ये वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करें दोस्त कुछ सर्जिकल मेथड। तो बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए या कंट्रासेप्शन की बात करें तो उसके लिए कुछ सर्जिकल मेथड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, जिसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोस्त, जैसे अगर हम बोलें ये मेल सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है ना, ये मेल सेक्स ऑर्गन्स, और ये दोस्त हो गया हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे ये टेस्टिस है, तो ये टेस्टिस में क्या होता है कि ये स्पर्म बनता है, ठीक है ना, और स्पर्म यहीं से बाहर निकलता है जो ईग के साथ फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो ये दोनों ये टेस्टिस हैं और यहाँ से स्पर्म बाहर निकल रहा है। तो क्यों ना हम इस ट्यूब को ही, ये जो हमारा स्पर्म डक्ट है जिसको भास डिफरेंस भी बोलते हैं, तो क्यों ना इसी को काट दिया जाए। काट के टाइट, मतलब काट देने से क्या होगा कि ये स्पर्म आगे की तरफ मूव ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जब आगे की तरफ मूव नहीं करेगा तो फिर ये पेनिस में नहीं जाएगा और इस तरह से वो स्पर्म बाहर निकलेगा ही नहीं। तो इस तरह से वो
ईग के साथ फर्टिलाइज ही नहीं होगा इसका, ठीक है ना। तो यही एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, इस भाज डिफरेंस के छोटे से पार्ट को काट के अलग करके इसको थ्रेड से टाइट करके बांध दिया जाता है ताकि ये स्पर्म आगे की तरफ मूव ना करें और ये पेनिस से बाहर ना निकलें, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं वासेक्टोमी। चूँकि ये भाज डिफरेंस को काट के थोड़ा सा कट करके बाहर करके ऑपरेशन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वासेक्टोमी। जबकि फिलिपियन ट्यूब के इसी तरह कुछ पार्ट को काट करके और निकाल दिया जाता है और उसी तरह से टाइट करके बांध दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। जिस चूँकि फेलोपियन ट्यूब को काटा जा रहा है इसलिए ट्यूबेक्टोमी इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये काटने से क्या होगा कि ये ईग तो फेलोपियन ट्यूब में आएगा, ठीक है ना, लेकिन ये स्पर्म नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, और ये ईग इधर यूट्रस में भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दो ऑपरेशन किया जाता है, एक ये मेल में किया जाता है, एक ये फीमेल में किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में ये यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस इज ए स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन मेल। तो ये स्मॉल जो ऑपरेशन हो रहा है ये मेल में होता है। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट, यानी ये जो स्पर्म डक्ट है उसका स्मॉल पोर्शन यहाँ पे काट के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। सर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। द टू कट इंड्स आर देन टाइड विथ थ्रेड, और इसके दोनों कट को थ्रेड से बांध दिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम द कमिंग आउट, इस तरह से स्पर्म बाहर आने से ये रुक जाता है, ठीक है ना। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन्स में इस तरह का सर्जिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में अभी हमने बात किया ट्यूबेक्टोमी के बारे में। दिस इज़ द सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म इन फीमेल, तो ये फीमेल में यूज़ किया जाता है, ये ऑपरेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द फिलिपियन ट्यूब। तो जैसे मेल सेक्स ऑर्गन्स में जैसे हमने स्पर्म डक्ट को काट के थोड़ा सा हटाया था, सिमिलरली ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में भी ये फिलिपियन ट्यूब का स्मॉल पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया जाता है और इसको थ्रेड से बांध दिया जाता है टाइट करके, ठीक है ना। दी सर्जिकल ऑपरेशन दीज कट इंड्स आर देन टाइड विथ थ्रेड, और इस तरह से थ्रेड से बांध दिया जाता है। इट प्रिवेंट्स द ईग टू इंटर द यूट्रस, तो इस तरह से ये ईग फिलिपियन ट्यूब तक तो आएगा, यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ से ये इधर को इंटर नहीं कर पाएगा। तो स्पर्म भी तो नहीं जा रहा है, तो फर्टिलाइज ही नहीं होगा, सीधा सा बात है, ठीक है ना। तो दोस्त अब एक बात हम करते हैं एबॉर्शन, ठीक है, एबॉर्शन। तो दोस्त एबॉर्शन भी एक सर्जिकल ऑपरेशन ही होता है, एबॉर्शन में भी एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें भी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए ये सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एबॉर्शन। एबॉर्शन इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ये प्रेगनेंसी को ये ख़त्म करता है, ये भी बिफोर द फेटस फर्दर डेवलप, यानी फेटस का फर्दर डेवलपमेंट हो उसके पहले ही इसको यूट्रस से बाहर निकाल लिया जाता है ऑपरेशन करके, सर्जरी करके। हाउ एवर दिस मेथड इज वाइडली मिसयूज्ड बाई द पीपल हु डू नॉट वांट ए फीमेल चाइल्ड। तो ये हमारे समाज में एक ये बड़ी कुत्सित मानसिकता है कि फीमेल चाइल्ड को लोग बर्थ नहीं करना चाहते हैं, और एज ए रिजल्ट वो पहले उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करवा करके और फिर इसको सर्जिकल ऑपरेशन करके एबॉर्शन के द्वारा उसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी लोगों के द्वारा मिसयूज हो रहा है, जो कि विच इज़ इलीगल है, जो कि इलीगल है और अगेंस्ट ऑफ लॉ है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है प्रॉब्लम कि हमारा सेक्स रेशियो पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए भी सरकार के द्वारा काफ़ी कठोर कानून बनाए गए हैं, ठीक है ना, और लोगों को भी इसे ऐसे नहीं होने देना चाहिए। द फीमेल रेशियो मस्ट बी मेंटेन। हमारे समाज में एक हेल्दी सोसाइटी के तौर पे हमारे समाज में भी फीमेल रेशियो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, ये सब, ठीक है। अब दोस्त हम बात करें अगर
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो जैसा हम लोगों ने ऊपर बात किया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कभी कभी कुछ डिजीज का भी ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से अदर पर्सन को भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जैसे एड्स है, गोनोरिया है, स्पाइलिस है। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारियां हैं। गोनोरिया और स्पाइलिस तो चलिए एंटीबायोटिक से थोड़ा ठीक भी हो जाता है, लेकिन एड्स हो जाने के बाद तो फिर तो ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ेगा। तो इसमें पेशेंट का डेथ होना निश्चित हो जाता है। तो हमें ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, और इससे प्रिवेंशन और कैसे प्रिवेंशन किया जाए और इससे बचा जाए, इसका भी हमें जानकारी होना चाहिए। इसलिए द इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ विच आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन्स बाय सेक्सुअल कंटेक्ट आर कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो यही बोल रहा है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उस डिजीज को कहा जाता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाता है, ठीक है ना, स्प्रेड करता है, उसको फैल जाता है इन्फेक्शन। दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस के द्वारा ये हो सकता है। द कॉमन डिजीज आर, जैसे गोनोरिया है, तो गोनोरिया में क्या होता है कि इट इज़ ए कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम नाइसीरिया गोनोरिया। तो इसका ये बैक्टीरिया का नाम है नाइसीरिया गोनोरिया। द विक्टिम फील्स बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन के समय इसको अपने पेनिस के ऊपर काफ़ी बर्निंग पेन महसूस होता है, जलन सी महसूस होती है, ठीक है ना। द डिजीज कॉजेज इन्फ्लामेशन of the nucleus membrane of the urogenital tract, rectum, throat and eyes। और उसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ऑफ द यूनिजेटिकल ट्रैक्ट, जितना ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो उसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे, रेक्टम पे, गले पे और आइस पे ये स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है ना। दे मे बी पस फ्रॉम द पेनिस और एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ वेजाइना। और कभी कभी ये वेजाइना और पेनिस से एक्सेस पस भी बाहर की तरफ निकलने लगता है, ठीक है ना। इट इज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कंटेक्ट एंड थ्रो इन्फेक्टेड क्लोथ्स। और ये सेक्सुअल कंटेक्ट और इन्फेक्टेड क्लोथ के यूज़ करने से ये बीमारी फैलता है। द डिजीज़ इज़ क्यूरेबल बाय एंटीबायोटिक्स। तो ये डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है कुछ एंटीबायोटिक्स के द्वारा, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्त, इसी तरह से एक दूसरा है स्पाइलिस। तो स्पाइलिस में भी इसी तरह से कुछ खास होता है। जैसे स्पाइलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है ना। दिस डिजीज इज क्रोनिक इलनेस विच इफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द जेनिटल, रेक्टल एंड ओरल रीजन। तो जैसा कि दोस्त ये बोल रहा है कि ये क्रोनिक इलनेस है, यानी क्रोनिक मतलब होता है कि जो बीमारी लंबा चलता है, ठीक है ना। और एक होता है एक्यूट इलनेस, और एक होता है क्रोनिक। तो एक्यूट होता है जैसे खांसी सर्दी हो गया, थोड़ा दिन हुआ ठीक हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये क्रोनिक डिजीज ऐसा है दोस्त कि ये काफ़ी लंबा चलता है और इनका इन्फेक्शन भी काफ़ी लेट से होता है, ठीक है ना। इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन इसका सिम्टम बाद में दिखते हैं। तो दोस्त, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होता है, ये स्पाइलिस। दिस डिजीज क्रोनिक हो गया हमने। म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेंटल, तो ये जितना ये सेक्स ऑर्गन्स है तो वहाँ पे ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन पे इफ़ेक्ट करता है। रेक्टल, एनस है, रेक्टल है, तो वहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा। और ओरल रीजन जैसे माउथ हो गया, जीभ, तो ये ओरल रीजन पे और चिक्स वगैरह पे ये इफ़ेक्ट करेगा। इन्फेक्शंस ओकर्स बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ये इन्फेक्शंस ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही एक दूसरे को फैलता है, ठीक है ना। और ये कभी कभी मदर से बच्चे को भी हो जाता है। विच इज क्यूरेबल बाय एंटीबायोटिक्स,
लेकिन इसको कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है। दोस्त, अब तीसरा एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में एक नाम आता है एड्स का, जो कि ये बहुत फटल डिजीज है, काफ़ी घातक है। अगर ये एक बार हो गया तो फिर इसे ठीक होना, इससे बचना मुश्किल है, और इसमें पेशेंट की डेथ होनी ही निश्चित हो जाती है, होना ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें एड्स नहीं हो, इसके लिए हमें पूरा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार एड्स हो गया तो फिर दोस्त अब ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। यानी पेशेंट का डेथ होना निश्चित हो जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। द डिजीज एड्स इज कॉज्ड बाय ए वायरस, एक HIV वायरस है, उसके द्वारा ये एड्स होता है, ठीक है ना। इट इज़ फास्ट स्प्रेडिंग, ये बहुत तेज फैलता है। इनक्यूरेबल डिजीज, ये इनक्यूरेबल है। विच वीकनेस द बॉडीज इम्यून सिस्टम, और ये किसका काम क्या है कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको इतना कमज़ोर कर देता है कि फिर हम इसके साथ बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं, और एज ए रिजल्ट हमें लास्ट में हमारा डेथ होता है, ठीक है ना। द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर डैमेज टू ब्रेन, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट ओवर ए शॉर्ट टाइम। तो इसका सिम्टम्स क्या है कि ये ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है ना। सोचने समझने की बुद्धि ख़त्म हो जाती है। अनएक्सप्लेन्ड फीवर, काफ़ी फीवर होता है। अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट्स ओवर ए शॉर्ट ऑफ टाइम, और बहुत कम समय में हमारे बॉडी में काफ़ी वेट का लॉस हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें क्रोनिक डायरिया हो जाता है, कफ हो जाएगा, नाइट स्वीट्स हो जाएगा, ठीक है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है ना, एंड सेवर वीकनेस विच इज़ नॉट क्यूरेबल। और ये सारी बीमारियां आ जाएगी, जैसे सेवर वीकनेस, काफ़ी कमजोरी महसूस होगा, ठीक है ना, सांस में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से जो भी बीमारी होगा वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। हम उससे सफ़र करते रह जाएंगे और वो ठीक भी नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। स्प्रीड ऑफ डिजीज, ठीक है। तो एड्स इज ट्रांसमिटेड ओनली बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन्फेक्टेड पार्टनर। यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब है कि अगर विदाउट कंडोम्स अगर कोई सेक्स किया जाए और कोई वो अगर अदर पार्टनर इन्फेक्टेड है उससे, तो ये आराम से एक हेल्दी पर्सन को भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बीमारी दोस्त फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए अपना, ठीक है ना। यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड, ठीक है, कंटेमिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेज टू इंजेक्ट ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। और हमें कंटेमिनेटेड नीडल से बचना चाहिए, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके नीडल से अगर उस और सिरिंज से अगर हेल्दी पर्सन्स को कोई मेडिसिन इंजेक्ट किया जाता है तो उससे भी ये बीमारी स्प्रेड कर सकती है। तो इसलिए हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। यूज ऑफ कंटेमिनेटेड रेजर्स, और ये कंटेमिनेटेड रेजर से भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन्स को ये शेविंग के दौरान आराम से फैल सकता है। इसलिए हमें हमेशा फ्रेश रेजर यूज करना चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न से, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर एक हेल्दी पर्सन्स को चढ़ाया जाता है तो उससे भी आराम से फैलता है। तो ये काफ़ी ये डॉक्टर के सुपरविज़न में ये सारा अच्छे ये सब होना चाहिए ताकि ये एड्स से बचा जा सके, ठीक है ना। तो दोस्त, जैसा ये दिया है 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द वर्ल्ड एड्स डे। तो यानी 1 दिसंबर को ये वर्ल्ड एड्स से मनाया जाता है, और इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना, ताकि इसे
फैलने से बचाया जा सके, ठीक है ना। और स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्स एमंग द पब्लिक, और पब्लिक के बारे में इसका जानकारी होना चाहिए, इसीलिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो दोस्त, आपको ये आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, और आज बस अपना लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड प्रेस द बेल आइकन, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।